नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास है और खास इसलिए क्योंकि आज बात होगी संभल की। जी हाँ, संभल एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ समय से सिर्फ एक जिले की पहचान नहीं बल्कि न्याय और सत्ता के टकराव का प्रतीक बन गया है। सवाल एक युवक की मौत का है, आलम की मौत का, लेकिन असल सवाल उससे भी कहीं बड़ा है। क्या हमारे लोकतंत्र में राज्य की जवाबदेही सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? और हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ दर्ज होने वाली एफआईआर पर रोक लगा दी। इससे पहले संभल की सीजेएम कोर्ट ने पुलिस फायरिंग में एक मुस्लिम युवक आलम की मौत के मामले में अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। आलम के पिता यामिन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अब हाई कोर्ट के स्टे के बाद मामला फिर कानूनी पेच में फंस गया है। कानूनी प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब एक मौत की जांच शुरू होने से पहले ही रुक जाए तो बेचैनी स्वाभाविक है। भारत में पुलिस फायरिंग के मामलों में जवाबदेही हमेशा एक जटिल मुद्दा रही है दोस्तों। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की गाइडलाइंस ये कहती है कि हर पुलिस मुठभेड़ या फायरिंग में स्वतंत्र और निष्पक्ष जो जांच है वो अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य यानी 2014 मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे कि हर मुठभेड़ की एफआईआर दर्ज हो, स्वतंत्र जांच हो और मजिस्ट्रियल जांच भी अनिवार्य है। ऐसे में जब निचली अदालत एफआईआर का आदेश देती है और फिर उच्च न्यायालय उस पर रोक लगा देता है तो कानूनी अधिकारों और न्यायिक विवेक के बीच की जो रेखा है उस रेखा पर जो बहस है वो तेज हो जाती है दोस्तों। अब देखिए, राजनीतिक संदर्भ को भी जो है अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और जो पुलिस कार्रवाई है, इस कार्रवाई को लेकर सरकार की जो नीति है सख्ती पर आधारित रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कठोर पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया है। समर्थकों का यह कहना है कि इससे अपराध पर अंकुश लगा है। आलोचकों की अगर बात करें तो आलोचकों का अपना कहना है, उनके यह आरोप है कि यह सख्ती चयनात्मक है और अल्पसंख्यकों पर असमान रूप से लागू होती है। यह आलोचकों का कहना है। जब इस घटना की तुलना 2002 के गुजरात दंगों से की जाती है तो बहस और भी गहरी हो जाती है। गुजरात 2002 के दंगे तो आपको याद होंगे। उन दंगों के बाद कई मामलों में जांच, एसआईटी गठन और लंबी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो चली और कुछ मामलों में दोष सिद्ध हुए और कुछ में बरी। यह भी सच है कि कई आरोपी सालों तक मुकदमे का सामना करते रहे, लेकिन यह धारणा आज भी समाज के एक हिस्से में मौजूद है कि न्याय की जो प्रक्रिया है वो समान रूप से लागू नहीं हुई। बाबू बजरंगी का एक चर्चित स्टिंग इंटरव्यू अक्सर इसी संदर्भ में उद्धृत किया जाता है दोस्तों, जिसमें उसने राजनीतिक संरक्षण के दावे किए थे। हालांकि अदालतों में अंतिम जो फैसले हैं वो सबूतों के आधार पर ही होते हैं, ना कि टीवी इंटरव्यू के आधार पर। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर आप ये भी देखिए, उस अंतर को भी समझना जरूरी हो जाता है आरोप और प्रमाण में। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो न्यायालय का दायित्व है कि वो सबूतों के आधार पर फैसला दे, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है दोस्तों कि जांच की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष दिखे और महसूस हो। अगर किसी समुदाय को यह लगे कि उसकी शिकायत दर्ज ही नहीं हो पा रही या जांच प्रारंभ होने से पहले ही रुक जा रही है तो विश्वास की कमी बढ़ती है। लोकतंत्र सिर्फ संस्थाओं से नहीं चलता है दोस्तों, वो भरोसे से चलता है। और संभल के इस मामले की अगर हम बात करें तो संभल के इस मामले में दो समानांतर प्रश्न जो हैं वो खड़े होते हैं। पहला कि क्या पुलिस ने परिस्थितियों में वैध आत्मरक्षा में गोली चलाई या अत्यधिक बल प्रयोग हुआ, और इसका जो उत्तर है वो केवल निष्पक्ष जांच से ही मिल सकता है। अब दूसरा
कि क्या राज्य सरकार और उसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो राजनीतिक संरक्षण के घेरे में हैं? इसका उत्तर भी दोस्तों तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया से ही निकलेगा, ना कि सोशल मीडिया की इस ट्रेंड से। भारत का जो संविधान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत, जी हाँ, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और ये जो अधिकार है वो किसी की धार्मिक पहचान से बंधा नहीं है। अगर आलम की मौत अवैध फायरिंग से हुई तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर पुलिस की कार्रवाई विधि सम्मत थी तो यह भी स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए, लेकिन जांच का रास्ता बंद कर देना समाधान नहीं। दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि न्याय में देरी केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरी पीढ़ी को प्रभावित करती है। 2002 के मामलों में फैसले आने में सालों लगे, सालों। कई परिवार आज भी संतुष्ट नहीं हैं, भले ही कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। संभल का मामला भी सिर्फ एक एफआईआर या एक स्टे ऑर्डर का प्रश्न नहीं है, ये उस सामाजिक विश्वास का प्रश्न है जो राज्य और नागरिक के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो बीच की एक गहरी खाई है, ये पाटनी कैसे है, ये अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने आप में हो जाता है। तो सवाल तो कई हैं, लेकिन उनके जवाब ना के बराबर है। तो दोस्तों, ये मुद्दा अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये गंभीर क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये सीधा हमसे जुड़ा हुआ है। और देखा जाए तो आज जरूरत है पारदर्शिता की, जरूरत है स्वतंत्र जांच एजेंसी या न्यायिक निगरानी की, ताकि ना तो पुलिस पर अनावश्यक दाग लगे और ना ही पीड़ित परिवार को न्याय से वंचित होने का एहसास हो। कानून का राज तभी स्थापित होता है जब वो निष्पक्ष दिखे और महसूस हो। और अंत में ये लड़ाई किसी एक समुदाय की नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों की है। आलम की मौत का सच जो भी हो, वो अदालत की रोशनी में सामने आना चाहिए, ना कि राजनीतिक अंधेरे में दबा होना चाहिए। लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है दोस्तों, जब सत्ता खुद को जांच के लिए प्रस्तुत करे, और संभल आज उसी परीक्षा का नाम है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये सच जानकर आपके मन में क्या विचार हैं, आपका नजरिया इस पर क्या है और आप क्या समाधान देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।